जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो, तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है। देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। 2014 से पहले महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की बात करने वाले बड़े नेता बन जाते थे, लेकिन अब छोटी सोच वाले इस पर बात करते हैं। इसीलिए टॉपिक चेंज करते हैं, पर रखते हैं इसके इर्द गिर्द ही। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत की हालत श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी नहीं होने जा रही है। यहाँ की आर्थिक मुश्किलें श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह नहीं हैं। भारत के पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और विदेशी कर्ज भी कम है। राजन ने आरबीआई की पीठ थपथपाते हुए कहा कि बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने में अच्छा काम किया है। तो आपको बता दूं कि आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 22 जुलाई तक भारत के पास $571.76 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार है। वहीं मार्च 2022 के आखिर तक देश पर कुल $620.7 बिलियन का विदेशी कर्ज है। अब दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन के इस बयान का पोस्टमार्टम करते हैं। दरअसल कल ही की बात है जब आरबीआई के गवर्नर रह चुके रघुराम राजन कांग्रेस के समिट में रायपुर पहुंचे थे। शशि थरूर उनको अपने साथ पकड़कर ले गए थे। रघुराम राजन ने मेजॉरिटेरियनिज्म और सत्तावाद का सामना करने और मुसलमानों के दमन से भारत के श्रीलंका के रास्ते पर आने की वार्निंग दी थी। मौजूदा सरकार को खूब क्रिटिसाइज भी किया था। उन्होंने कहा था कि भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उदारवादी डेमोक्रेसी की जरूरत है। रायपुर में अखिल भारतीय पेशेवर कांग्रेस के 5वें समिट में हिस्सा लेते हुए राजन ने कहा था कि भारत के माइनॉरिटीज को सेकेंड ग्रेड सिटीजन में तब्दील करने का कोई भी कोशिश मुल्क को बांटने का काम होगा। श्रीलंका की मौजूदा हालात का हवाला देते हुए राजन ने कहा था कि जब कोई देश अपने माइनॉरिटीज को निशाना बनाकर नौकरी के क्राइसिस को दूर करने की कोशिश करता है, तो यही हालात यानी श्रीलंका जैसे हालात बनने लगते हैं। उन्होंने कहा था कि आज भारत में कुछ वर्गों में यह सोच है कि डेमोक्रेसी भारत को पीछे ढकेल रही है, जबकि हमारा फ्यूचर हमारे जेनरस यानी उदार डेमोक्रेसी और उसके इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में है, उन्हें कमजोर करने में नहीं है। और ये हकीकत में हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है
तो ये देश को कमजोर बना देगा और विदेशी दखल की उम्मीद बढ़ने लगेगी। खैर, अब क्योंकि ये बयान मीडिया की सुर्खियां बनने वाला था, लिहाजा एएनआई को उनका खास इंटरव्यू लेने भेजा गया। एएनआई ने नैरेटिव निकाला, राजन ने आरबीआई की तारीफ करी और बताया कि भारत की इकोनॉमी अपने पड़ोसी मुल्कों की तरह नहीं गिरेगी। किस रेफरेंस में, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन भक्त लोग खुश हो गए। दर्जनों इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्रियों की फिक्र का एक झटके में सॉल्यूशन कर दिया गया। जबकि अभी 2 हफ्ता पहले ही गोदी मीडिया ने सो कॉल्ड सोर्सेस के हवाले से खबर दी थी कि भारत की $267 बिलियन की देनदारी में सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 131 बिलियन का है। बाकी 40% से ज्यादा कॉरपोरेट और गैर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट्स पेड़ से डॉलर तोड़कर उधार चुकाएंगे? कुल मिलाकर मतलब यह है कि साहिब की सरकार की वाहवाही के लिए ऐसी खबरें प्लांट की जाती हैं। ऐसे सैकड़ों झूठ साहिब के सपोर्टर चैनल और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इनके रहते सच आप लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इन झूठ के चलते साहिब के भक्तों की आंख, कान, दिमाग इस कदर मोदीमय हो गया है कि उनको भारत का मौजूदा हालात नजर ही नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि कुछ उनके भक्त हैं पत्रकार, तो भारतीय इकोनॉमी के बारे में वर्ल्ड बैंक के अंदाजे को ऑथेंटिक मानकर पब्लिसाइज तक कर रहे हैं। जबकि सच यह है कि वर्ल्ड बैंक गलत अंदाजा लगाने और उसको पब्लिसाइज करने में अव्वल नंबर है। मोदी के आने के बाद पिछले 8 साल में वर्ल्ड बैंक ने जितने भी एस्टिमेशन करे, इंडियन इकोनॉमी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गई और आज पूरी तरह चौपट हो चुकी है। 80 करोड़ लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है। यह बात मोदी सरकार मान चुकी है। यही वजह है कि उनको फ्री राशन बांट रही है। 75 सालों में इतनी बड़ी तादाद में फ्री राशन कभी बांटना नहीं पड़ा था। मोदी के आने के बाद वर्ल्ड बैंक के सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं। जितने गरीब आज हैं उतने तो औरंगजेब के जमाने में भी नहीं थे साहब। जनता को गरीब बनाने के मामले में साहब ने तो इतिहास के सभी रूलर्स को पीछे छोड़ दिया है और अब साहब इंसाफ की सहूलियत की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, मोहम्मद जुबैर और दिशा रवि की गिरफ्तारी और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर फ्रिंज एलिमेंट कहना और पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के पद से हटाकर जमानत मिलने तक भूल जाना, ढेरों मामले में बार बार कहने पर भी कार्रवाई नहीं करना और नोएडा की एफआईआर के चलते एक टेलीविजन एंकर को छत्तीसगढ़ पुलिस से बचा लेने और कोमल शर्मा को बख्श दिए जाने जैसे ढेरों मामलों के बीच प्रधानमंत्री इंसाफ की सहूलियत की बात करें और अखबार में छपी ऐसी हेडलाइंस बताती है कि अखबार का काम सिर्फ हेडलाइन मैनेज करना रह गया है। कैसे भी करके पूरे मामले में जो मुद्दा है यानी कमरे का हाथी, उस पर चर्चा नहीं हो। बस सरकार के सपोर्टर लोग इसे जर्नलिज्म कहते हैं, पर तमाम लोग इसे दलाली भी कहते हैं। वैसे यहां पर आपको बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सैटरडे को भारत में धर्म और आइडियोलॉजी के नाम पर फैल रही नफरत पर अपनी फिक्र जाहिर करी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नाशिन काउंसिल की तरफ से ऑर्गेनाइज एक इंटर रिलीजियस समिट में अलग अलग मजहबों के धर्म गुरुओं के सामने अपनी बात रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने कहा कि ऐसी चीजें पूरे देश को इन्फ्लुएंस करती हैं और इससे लड़ने के लिए सभी मजहब के धर्म गुरुओं को साथ मिलकर काम करना होगा। गलत फहमियों को दूर करने और हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो भारत का हिस्सा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने आगे कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं। इसका पूरे देश पर बहुत गलत असर पड़ता है। हम म्यूट स्पेक्टेटर यानी मूक दर्शक नहीं बने रह सकते हैं। रिलीजियस हेट्रेड का मुकाबला करने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा।
दोस्तों इस सियासी तमाशे को यहीं रोकते हैं। मेरा मतलब है कि आज के सियासी तमाशे में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।